हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल असम कॉम्पिटिटिव एकेडमी। होप सो कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी जा रही है एंड यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे सारे नए वीडियोस का अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। आज हम अपने इस वीडियो में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पोस्ट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं और हम वो सब क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक होगा जनरल साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु अमोंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। इनमें से किनको आपका सबसे पहले नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री में? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वेंटहोफ। वेंटहोफ होगा इसका सही उत्तर। इनको ही सबसे पहले आपका मिला था नोबेल प्राइज, कौन से आपका स्ट्रीम में? केमिस्ट्री में। तो आपका वेंटहोफ के डिस्कवरी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 1901। याद रखिएगा 1901 को मिला था वेंटहोफ को नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में। वॉज अवॉर्डेड टू जेकोबस, उनका पूरा नाम है आपका जेकोबस हेनरिकस वेंटहोफ। और उनको किसके लिए आपका नोबेल प्राइज मिला था? इन रिकॉग्निशन ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्विसेज ही हैज रेंडर्ड बाय द डिस्कवरी ऑफ द लॉज ऑफ केमिकल डायनामिक्स एंड ऑस्मोटिक प्रेशर्स इन सॉल्यूशंस। तो इसके लिए आपका इन्हीं डिस्कवरी के वजह से उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। तो ये रहा आपका वेंटहोफ का पिक्चर। और याद रखिएगा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर पूछा जाता है कि इंडिया में सबसे पहले इंडियस फर्स्ट नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री अगर पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा क्या? वेंकटरमन रामाकृष्णन। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, वेंकट रमन रामाकृष्णन। वेंकट रमन रामाकृष्णन को मिला था आपका इंडिया का सबसे पहले नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में। तो उनको कौन से साल में मिला था ये भी आप याद रखिएगा, 2009 को मिला था। और किनके ऊपर स्टडी किया था उन्होंने? राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस के ऊपर उन्होंने स्टडी किया था, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, द एलिमेंट दैट डज नॉट एक्वायर ऑक्टेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए केमिकल बॉन्ड इज। तो इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो ऑक्टेट रूल जो है, ऑक्टेट पूरा नहीं, ऑक्टेट जो है एक्वायर नहीं करता? यानी हमेशा हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो होता है हमेशा एलिमेंट अपना ऑक्टेट पूरा करने का कोशिश करता है, अपना जो आउटर शेल जो है उसका ऑक्टेट पूरा करने का कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एलिमेंट जो है जो ऑक्टेट एक्वायर नहीं करता है। तो इनमें से कौन सा होगा आपका सही उत्तर? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का आपका सिर्फ एक ही आपका इलेक्ट्रॉन है, तो वो आपका +1 करके वो डुप्लेट फॉर्म करता है। हाइड्रोजन क्या करता है आपका? ड्यूप्लेट, ड्यूप्लेट फॉर्म करता है, वो ऑक्टेट फॉर्म नहीं करता। ऑक्टेट जो है वो फॉर्म नहीं करता है, ये डुप्लेट फॉर्म करता है। तो इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, द स्टेबिलिटी ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड इज मोस्टली ड्यू टू। स्टेबिलिटी जो है एक आयोनिक कंपाउंड का वो किसके वजह से आपका मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी के वजह से आपका स्टेबिलिटी मिलता है आपका कौन से कंपाउंड को? आयोनिक कंपाउंड को। याद रखिएगा आयोनिक कंपाउंड। तो लेटिस एनर्जी के बारे में जानते हैं। लेटिस एनर्जी इज ए मेजर ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन आयोनिक क्रिस्टल्स व्हेन द आयंस आर ब्रॉट टुगेदर फ्रॉम इंफिनिटी। इट मेजर्स द अट्रैक्शन बिटवीन आयंस सो दैट दे आर हेल्ड इन ए पोजिशन। आयोनिक कंपाउंड स्टेबिलिटी इज मोस्टली ड्यू टू लेटिस एनर्जी। तो ये रहा लेटिस एनर्जी के बारे में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इन ए केमिकल चेंज द डैश बॉन्ड्स आर ऑल्टर्ड। एक केमिकल जब रिएक्शन होता है तो कौन सा बॉन्ड्स आपका ऑल्टर होता है, यानी चेंज होता है जिसमें? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये काफ़ी आसान सा ही क्वेश्चन है, लॉजिक लगाने से ही आपको पता चल जाएगा। केमिकल चेंज बोला है तो ऑब्वियसली
उनका केमिकल जो बॉन्ड होगा उसमें चेंज होगा। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केमिकल बॉन्ड्स। बॉन्ड जो होगा आपका इंट्रामोलिकुलर जो बॉन्ड्स होगा, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स में चेंजेस होगा, जब कोई रिएक्शन होगा तो उसके वजह से ही सब चेंजेस होंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल रिएक्शन डिपेंडेंट। इनमें से कौन से फैक्टर के ऊपर आपका एक केमिकल रिएक्शन डिपेंडेंट होगा? तो इसमें से सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टेम्परेचर। जानते हैं केमिकल रिएक्शंस के रेट में कौन कौन सा फैक्टर आपका डिपेंड करता है। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, ये आपका एक रहा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट सेकेंड, साइज ऑफ द पार्टिकल्स आपका थर्ड, रिएक्टिंग एंड वेदर देयर आर एनी कैटालिस्ट। कैटालिस्ट भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका केमिकल रिएक्शंस में। When the temperature is increased, the average kinetic energy of the particles present is increased. तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपका काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स का वो इंक्रीज होता है, उसके रिजल्ट से आपका केमिकल जो रिएक्शन होता है उसका रेट भी इंक्रीज होता है। तो ये रहा आपका केमिकल, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ए कैटलिस्ट डैश द रेट ऑफ रिएक्शन। ये पिछले क्वेश्चन के साथ ही रिलेटेड है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट क्या चेंजेस लाता है विद रेस्पेक्ट टू आपका रेट ऑफ रिएक्शन? तो वो क्या करता है आपका? एक्सिलरेट्स करता है, एक्सिलरेट करता है आपका रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। पिछले क्वेश्चन में ही हमने ये पढ़ा था। इसका एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होता है कि इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन तो इंक्रीज करता है, लेकिन स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है? विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन इटसेल्फ। तो ये आपका कैटलिस्ट का बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आप याद रखिएगा हमेशा। कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है, लेकिन अपने आप, अपने खुद में कोई चेंजेस वो नहीं लाता है। खुद में बिना कोई चेंज लाए हुए भी वो अपना रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है। तो ये रहा आपका कैटालिस्ट के बारे में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, सैचुरेटेड फैट्स आर फाउंड इन विच स्टेट एट रूम टेम्परेचर। सैचुरेटेड फैट्स जो होता है वो कौन से स्टेट में आपका मिलता है? रूम टेम्परेचर में। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सैचुरेटेड स्टेट हमेशा सॉलिड स्टेट में पाया जाता है आपका रूम टेम्परेचर में। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही उत्तर। और सैचुरेटेड फैट्स के बारे में और जानते हैं। सैचुरेटेड फैट्स टेंड टू हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट्स, उनका मेल्टिंग पॉइंट हायर रहता है, इसलिए रूम टेम्परेचर में सैचुरेटेड फैट्स आपका सॉलिड स्टेट में रहता है। यहाँ पे लिखा भी होगा देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग अनसैचुरेटेड फैट्स। अनसैचुरेटेड फैट्स के कंपैरिजन में उनका मेल्टिंग पॉइंट हायर रहता है, लीडिंग टू द पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग दैट सैचुरेटेड फैट्स टेंड टू बी सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। मेंशन किया गया है यहाँ पे। while unsaturated fats tend to be liquid at room temperature। तो unsaturated fats हमेशा liquid रहता है रूम टेम्परेचर में, याद रखिएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। with varying degrees of viscosity, विस्कोसिटी थोड़ा वेरी करेगा आपका टेम्परेचर के हिसाब से। मोस्ट एनिमल फैट्स आर सेचुरेटेड, ज्यादातर एनिमल फैट्स आपका क्या होता है? सेचुरेटेड फैट्स होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सोल्यूबल। इनमें से कौन सा विटामिन आपका वाटर सोल्यूबल होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सी, विटामिन सी। याद रखिएगा, जो वाटर सोल्यूबल होते हैं जो विटामिन, वो होता है आपका विटामिन बी एंड सी कॉम्प्लेक्सेस। विटामिन सी, बी और सी के कुछ टाइप्स है या कैटेगरीज है, कॉम्प्लेक्सेस है, जो आपका क्या होता है? वाटर सोल्यूबल होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। याद रखिए, विटामिन बी और सी आपका वाटर सोल्यूबल होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, नाइट ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है आपका, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये क्वेश्चन आपका।
नाइट ब्लाइंडनेस कौन से विटामिन का डिफिशियंसी की वजह से होता है? आप सभी को पता ही होगा ये आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए जो कि विटामिन ए है, उसके डिफिशियंसी की वजह से आपका नाइट ब्लाइंडनेस होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सिंथेसाइज अंडर द सन? इनमें से कौन सा विटामिन आपका सन के आपका प्रेजेंस में सिंथेसाइज होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। तो इसके बारे में और जानते हैं। विटामिन D3 इज सिंथेसाइज इन द स्किन by the reaction of 7-dehydrocholesterol with UVB radiation present in sunlight with an UV index of 3 or more। ये रहा विटामिन D3 जो है, ये आपका सिंथेसाइज होता है किसका रिएक्शन से? आपका 7-dehydrocholesterol विथ UVB रेडिएशन। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है इसके बारे में कि कौन सा विटामिन आपका सिंथेसाइज होता है अंडर द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन क्लार्क्स प्रोसेस? तो कौन सा आपका यहाँ पे जो कंपाउंड है यूज किया जाता है आपका क्लार्क्स प्रोसेस में? तो पहले तो हमें क्लार्क्स प्रोसेस जानना पड़ेगा। क्लार्क्स प्रोसेस क्या होता है पहले, ठीक है, मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। पहले इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा इसका सही उत्तर। अभी क्लार्क्स प्रोसेस के बारे में जानते हैं। लाइम सॉफ्टनिंग भी बोलते हैं इसको, लाइम सॉफ्टनिंग, और ब्रैकेट में लाइम बटरिंग भी लिखा हुआ है। और लाइम सोडा ट्रीटमेंट ऑल्सो नोन एज क्लार्क्स प्रोसेस इज अ टाइप ऑफ वाटर ट्रीटमेंट। ये वाटर ट्रीटमेंट होता है यूज्ड फॉर वाटर सॉफ्टनिंग। तो किसके लिए यूज किया जाता है? ये वाटर सॉफ्टनिंग के लिए यूज किया जाता है, विच यूजेस द एडिशन ऑफ लाइम वाटर। यहाँ पे मेंशन किया है यहाँ पे कि लाइम वाटर जो कि आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, टू रिमूव द हार्डनेस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस बाय प्रिसिपिटेशन। तो बेसिकली क्लार्क्स प्रोसेस किसके लिए यूज किया जाता है? आपका वाटर आपका सॉफ्टनिंग के लिए। जो आपका हार्ड वाटर्स रहता है उसको आपका सॉफ्टनिंग के लिए यूज किया जाता है, और इसके लिए आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, वॉशिंग सोडा इज ऑल्सो नोन एज? वॉशिंग सोडा जो है उसको कौन से आपका केमिकल नाम पूछा गया है, केमिकल नाम से भी आपका जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सोडियम कार्बोनेट, जो कि होगा Na2CO3। लेकिन याद रखिएगा द मोस्ट सबसे जो कॉमन हाइड्रेट होता है आपका जो यूज किया जाता है एज ए वॉशिंग सोडा, कॉमन हाइड्रेट जो है उसका आपका फॉर्मूला क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोलते हैं उसको। तो आपका सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला तो इधर ये रहा, और डेकाहाइड्रेट मतलब 10 वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा इसमें। तो ये रहा आपका सबसे कॉमन हाइड्रेट जो है वॉशिंग सोडा का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सजेस्टेड एज ए रेमेडी इफ ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग? तो इनमें से कौन सा आपका जो नुस्खा रहता है, जो आपका घरेलू आपका जो ट्रीटमेंट रहता है, तो इनमें से कौन सा आपका पर्सन को दिया जाएगा अगर उनको क्या होता है, सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी हो जाता है ओवर ईटिंग की वजह से, ज़्यादा खा लेने की वजह से जब एसिडिटी हो जाता है, तो इनमें से कौन सा आपका रेमेडी जो है दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। क्यों देते हैं ये भी जान लेते हैं। इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन वुड बी सजेस्टेड एज ए रेमेडी एज इट इज बेसिक इन नेचर। बेसिक होता है नेचर, इट न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड इन द स्टोमक। तो आपका न्यूट्रलाइज कर देता है एक्सेस जो एसिड रहता है, क्योंकि इसका नेचर आपका बेसिक है। तो इसके वजह से आपका जो एक्सेस एसिड जो फॉर्म होता है स्टोमक में, वो न्यूट्रलाइज कर लेता है। तो ये आपका रीज़न, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन एज ए रेमेडी यूज करने का रीज़न। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, पीएच इज द मेजर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ? पीएच का जो पीएच जो होता है वो कौन से आपका चीज का आपका कॉन्सेंट्रेशन मेजर करता है?
पीएच जो हमेशा हम लोग कोई भी पैरामीटर, अब हम जब वाटर का हो या कोई भी चीज़ का जब हम लोग स्टडी करते हैं, एसिडिटी बेसिसिटी डिटरमाइन करने के लिए पीएच का जो मेजरमेंट है हमें चाहिए ही चाहिए। तो ये क्या मेजर करता है आपका बेसिकली? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयंस को वो मेजर करता है। तो क्या करता है आपका पीएच? इट मेजर्स, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इट मेजर्स एसिडिटी और बेसिसिटी। बेसिसिटी तो आपका रेंज कितना होता है? पीएच का स्केल में रेंज होता है 0 to 14 रेंज होता है, याद रखिएगा। और 7 आपका क्या होता है? 7 होने से आपका न्यूट्रल बोला जाता है। अगर आपका पीएच जो है 7 से कम है, 7 से कम है तो आपका हो जाएगा आपका एसिडिक नेचर। और आपका अगर 7 से ज़्यादा होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो आपका हो जाएगा आपका बेसिक नेचर। ये आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ एसिड फॉर्म्ड इन द माउथ फॉल्स बिलो। तो देखिए यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में जो हमने डिस्कस किया था पीएच का स्केल के बारे में, पीएच के स्केल के वैल्यू के बारे में यहाँ पे हमें बोलना है। तो यहाँ पे मतलब क्वेश्चन में पूछा गया क्या गया है, टूथ डिके जो होता है वो कब स्टार्ट होता है आपका माउथ का? जब पीएच कितना, जब कितने के नीचे जब पहुंच जाता है, यानी फॉल्स बिलो, तो कितना पीएच के नीचे चले जाने से आपका टूथ डिके आपका स्टार्ट होता है, यही पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 5.5। तो यहाँ पे जान लेते हैं रीजन क्या है इसका। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड्स बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। तो बैक्टीरिया जो होता है माउथ में, तो वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं जब ये शुगर और फूड पार्टिकल्स जब माउथ में हम लोग जब खाते हैं तो कुछ रह जाता है, जो पार्टिकल्स उसको डिग्रेड जब करते हैं तो एसिड प्रोड्यूस होता है। तो उसी एसिड लाइक जो प्रोड्यूस होता है, द टूथ डिके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5, तो उसी की वजह से आपका एसिडिक नेचर होता है। अगर आपका 5.5 के नीचे आ जाता है तो आपका टूथ डिके का चांसेस है। तो यही बोला गया है यहाँ पे, याद रखिएगा 5.5। सो विद दिस क्वेश्चन वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर दिस सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों को। तो और भी क्वेश्चंस हम अपने आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। टिल देन, टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।